नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रहे हैं। पहले में कहा गया है कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है, और दूसरा में कह रहा है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ दिखा रहा है संसद की पावर, एक तरफ राज्यों की पावर, और कह रहा है मतलब कि अगर राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन करना है तो वही संसद कर सकती है, उसको अधिकार है, और सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। तो देखो ये चीजें हमें पढ़ने के लिए कहाँ मिलती हैं? संविधान के अनुच्छेद 3 में मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में जनरली देखते हैं, 2 में लेकिन नए राज्यों के गठन की बात है तो सीमाओं को बदलना, राजनीतिक मानचित्र को बदलना ये 3 में होता है। लेकिन इन दोनों के मामले में हमें चीजें पता है जो चलती हैं, वो चलती है संविधान के अनुच्छेद 4 में, और अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में हुआ संशोधन अनुच्छेद 368, जहां संविधान के संशोधन की बात की गई है, तो इन अनुच्छेद 2 के संशोधन, अनुच्छेद 3 के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब काम चाहे अनुच्छेद 2 का हो चाहे 3 का हो, कोई भी विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति की मर्जी से ही संसद में आएगा। राष्ट्रपति का अप्रूवल लेके आने के बाद संसद चीजें निर्धारित कर सकती है, राज्यों से मर्जी पूछ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो कहें उन बातों को माना ही जाए। तो संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है, बात ठीक है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये वाली बात भी ठीक है। राय मांगी जा सकती है पर जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें ही मानी जाए। तो ठीक है, आवश्यक नहीं है। तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है। चीजें क्लियर हैं सभी को? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर ये भी कह रहा है। तो देखिए ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने जो चीजें ली हैं वो कहां से ली हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही ली है हम लोगों ने, तो मामला यहाँ पे ठीक हो गया। क्या दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि कर्तव्य जो है वो दुनिया के बहुत सारे देश रेफर करते हैं अपने लिए। ठीक है, पर ये साफ साफ कह रहा है कि नहीं है। पहली बात तो देखो, व्याख्या जैसा मामला कोई दिख नहीं रहा, व्याख्या होगी या नहीं होगी पता लग रहा है कि मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है चीजें। एक तरफ भारत के संविधान की बात कर रहा है, एक तरफ दुनिया के संविधानों की बात कही जा रही है। तो सत्य असत्य हमें खासतौर पर चेक करना होगा। पहला तो सही है, ठीक है, दूसरा गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि बात है लोकतांत्रिक देशों के अंदर, चाहे बात अमेरिका की कर लीजिए, कनाडा की कर लीजिए, फ्रांस की कर लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, इन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन बहुत सारे देश जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है, समाजवाद की चीजों को लेकर चलते हैं, उन्होंने अपने संविधान में चीजों को रखा है, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ ने भी। तो अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है, और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, चीजें क्लियर? बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। कह रहा है कि उपयुक्त में से किसका किनका मूल स्रोत उद्देशिका है? केवल एक, 1 और 2, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। देखो उद्देशिका में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले बात आती है राज्य के स्वरूप की। ठीक है ना, राज्य कैसा होगा भारत? ठीक है, उसकी बातें होती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अधिकारों की। राज्य नागरिकों को क्या क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सारा क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। तो जो पहले राज्य की प्रकृति है, राज्य कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सब कौन बनाएगा? ये सब बनाएगा उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार के क्या क्या काम है वो यहाँ से पता लगेंगे। बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित कैसे करनी है? बंधुता से करनी है। तो बात मौलिक कर्तव्यों की हो गई। तो तीनों का स्रोत क्या हो गया? प्रस्तावना तीनों का स्रोत हो जा रही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि 1 2 और 3 ये तीनों के ही स्रोत जो है वो प्रस्तावना है। ठीक, मामला क्लियर इतना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? केटी शाह, टीटी कृष्णामाचारी, केसी वेयर और आइवर जेनिंग्स। तो सबने अपने भी अलग अलग बातें रखी, जैसे कि केटी शाह ने यहाँ पर ये बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, ये एक प्रकार से चेक की तरह है। जो बैंक के अंदर है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव हो सकता है। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी ने अपनी बातें थोड़ी सी अलग रूप में कही। उन्होंने कहा कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है।
केसी वेयर जो है इन्होंने कहा था कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, और आइवर जेनिंग्स ने इसके लिए कहा था कि ये कर्मकांडी आकांक्षा है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केसी वेयर, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। बाकी सब जो थे वो नेगेटिव विचार इस पे रख रहे थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न कह रहा है युग्म के बारे में और पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता और अनुच्छेद 48 है वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता नहीं है, दरअसल अनुच्छेद 39 ए के अंदर है निःशुल्क विधिक सहायता की बात है। ठीक है, तो 39 ए के हिसाब में तो सही होता, लेकिन अभी ये गलत हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 39 जो है वो कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत का पर विचार किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और एएस बॉम्बई बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती मामले में तो स्थापना ही हुई थी इस पूरे के पूरे विचार की, ठीक है, मूल संरचना के। तो बाकी बच गए तीन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्स और एएस बॉम्बई। ठीक है, एसआर बॉम्बई मामला। तो अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है वो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला। दरअसल ये मामला था जिसने जो हमारे देश में आपातकाल लगा था, आपातकाल से जुड़ी हुई चीजों को चुनौती दी थी। तो जिस समय आपातकाल से जुड़े हुए मामले को चुनौती दी गई थी, तो उन्हीं चुनौतियों के बीच में हमने ये देखा था कि यहाँ पर न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भाई मामला कोई भी हो, आप मूल संरचना के सिद्धांत को उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, विचार किया जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला सही है इस मामले में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? राजभाषा का प्रयोग, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो राजभाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण विषय है, राज्यों की राय लेनी पड़ेगी। क्या मूल अधिकारों में लेनी पड़ेगी? मूल अधिकारों के अंदर संसद अपनी मर्जी संशोधन कर सकती है। ठीक है, विशेष बहुमत से पास करना है, चीजें ये बदल सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये घटाएंगे नहीं, उसके स्वरूप में कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी चीजों में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके विस्तार की तरफ अगर काम करना चाहे तो वहां पर ही किया जा सकता है, क्योंकि कम करेंगे तो मूल संरचना प्रभावित हो जाएगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही हम राज्यों को शामिल करते हैं, तो अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेना होगा तो राज्य आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे देश में यही है गणतंत्र का प्रतीक और संवैधानिक मुखिया भी यही है हमारे लिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसके लिए भी राज्यों की राय जरूरी है भाई, बातचीत उनसे की जाए। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? बी, क्योंकि मूल अधिकारों के मामले में ही अकेले संसद विशेष अधिकार रखती है, मतलब बाकी तुलना में, और विशेष बहुमत से चीजों को पास ये करा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्यसभा की शक्तियों पे हमें बात करनी है और पूछ रहा है कौन सा सही है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो देखो, धन विधेयक, मनी बिल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा और किसी मंत्री के द्वारा ही आएगा। ठीक है ना, राज्यसभा में नहीं आएगा, और राज्यसभा को शक्तियां भी नहीं होती हैं। भेज देते हैं, 14 दिन में अगर जवाब नहीं देते तो अपने आप इसको पारित मान लिया जाता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। क्या कर सकती है? राज्यसभा अविश्वास पारित नहीं कर सकती। आपको अविश्वास किसमें दिखाना है? सरकार में दिखाना है। राज्यसभा स्थायी सदन है, वो भंग नहीं होता। लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा में विश्वास अविश्वास की स्थिति चलती है। जो सरकार बनाएगा वो विश्वास दिखाएगा, जो सरकार को गिराना चाहेगा वो अविश्वास दिखाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, केवल एक ही सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि नीचे दो कथन है, एक अभिकथन और एक कारण। तो पहले में कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का अगर विश्वास समाप्त हो जाता है, अविश्वास पत्र पारित हो जाता है वहां पे, तो ऐसी स्थिति में आपको त्याग पत्र तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब विश्वास रहा ही नहीं सदन में। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मामला जो आता है वो संविधान के अनुच्छेद 75 का आता है, कुछ व्यक्तिगत दायित्वों की बात, जहां पर कहा जाता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पर क्या आपको दिख रहा है व्याख्या करने का और व्याख्या नहीं करने का मामला? क्या व्याख्या हो रही है सही कि लोकसभा में विश्वास खोते ही त्यागपत्र देंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं?
है मामला कुछ ऐसा? तो ऐसा मामला तो नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं हो रही है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं? विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। तो संसद क्या करती है? क्या कानून बनाती है? विधि निर्माण करती है, बिल्कुल। कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है, बिल्कुल रखती है। सरकारी खर्च भी देखना रखता, इसी का ही काम है। तो तीनों ही सही है, और तीनों सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक, क्लियर है मामला? तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए हमें जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करनी थी, उन सभी प्रश्नों पे बातचीत हो गई है अच्छे से। तो बाकी की बातचीत होगी आने वाली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। थैंक यू सो मच।